वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। बीओएम टीवी चैनल में आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनका मैं परिचय बता दूं। डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से, अशोक कुमार साहू जी हरियाणा से, करनाल से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मीना पेरियार जी नेपाल से जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। रायपुर से जयंती खोटे जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। रोहिणी मेघवाल जी दिल्ली से जुड़ रही हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में जुड़े हुए दर्शकों को हम बता दें कि आज भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाई जा रही है। इसकी भी हम हमारे देखने वालों को, हमारे मेहमानों को हम हिंदी दिवस के बहुत बहुत बधाई करते हैं। बहुत आज का ये गर्व का दिन है क्योंकि हम हिंदी भाषा में ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट करने जा रहे हैं और भारत की ये राष्ट्रभाषा है और हम आज हिंदी भाषा को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले तो बधाई हो। और आज का जो हमारा जो खास विषय है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। वो विषय है भारत में बेरोजगारी की समस्या। हर साल हमारे भारत में 1 करोड़ लोगों की फौज खड़ी हो जाती है और इसके लिए सरकार की नीति, नियत और इस पर पारदर्शिता के रूप में हमारे भारत के नौजवानों को, बेटियों को उनके मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो इस संदर्भ में हम आज का प्रमुख चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले अशोक कुमार जी के पास जाना चाहूँगा कि सर, एक तो आज हिंदी दिवस भी है, इस पर भी आप अपनी थोड़ी टिप्पणी देंगे, और दूसरा ये है कि भारत के अंदर में बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इस पर भी हम आपकी प्रथम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अशोक कुमार साथी। सर्वप्रथम सभी साथी को नमस्कार। जैसा जगदीश जी ने आज ये कार्यक्रम रखा है हिंदी दिवस के बारे में, तो मैं सबसे पहले हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। वैसे तो आज ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, परंतु हिंदी की जितनी गरिमा होनी चाहिए उस सत्र तक हमारा हिंदी के बारे में वो सत्र ऊंचा नहीं हो पाया है। मुझे जहां तक याद है कि ये 1949 में 14 सितंबर को संविधान सभा ने जो है हिंदी को एक राजभाषा, देवनागरी में लिखी हिंदी को मान्यता दी थी जी। और साथ साथ उसको अंग्रेजी को भी 15 साल तक राजभाषा के रूप में दिया गया था। परंतु अफसोस की बात है कि आज भी बहुत सारे विषय जैसे साइंस है, विज्ञान, तकनीक के बारे में है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, चिकित्सा, मेडिकल वगैरह के बारे में है, प्रशासन के बारे में हम पढ़ते हैं, लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां भी हिंदी अंग्रेजी का खास विकल्प नहीं बन पाई जी। और हम नारे भले ही लगाते हो कि हिंदी हमारी घर घर की भाषा है, हमारी मातृभाषा है, परंतु आज भी प्रबुद्ध लोग अपने बच्चों को हिंदी विषय के स्कूलों में पढ़ाना उचित नहीं मानते, वो अंग्रेजी विषयों में उनको पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे जो है तथ्य हैं। तो हमें हिंदी को विशेष रूप से इसको तवज्जो देनी चाहिए। हमारे बच्चों का सत्र भी हिंदी के बारे में आजकल बहुत कम रह गया है। आप हिंदी की गिनती अगर बच्चों से पूछेंगे तो 79, 89, 69 उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी में उन्हें बताना पड़ता है। हम भारतीय होकर भी अपनी भाषा को उस गर्व से, उस विषय से नहीं ले पाते। रही बात बेरोजगारी की, जगदीश जी, बेरोजगारी जो है वो दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वर्तमान सरकार, जिसके बारे में मैं यूं कह सकता हूं कि जिसने बहुत सारी चीजों का निजीकरण कर दिया है,
और रोजगारों का बहुत ही सीमा तक वो रोजगार रह गए हैं। वैसे तो बहुत सारे व्यावसायिक रोजगार जो सरकार को हर शिक्षा के साथ जोड़ देने चाहिए, ताकि लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार ना माने और अन्य विकल्पों को भी तलाशते रहें। ये बेरोजगारी की समस्या जो हमारे जैसे हरियाणा में मैं देखता हूँ एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे बहुत सारी समाज में कुरीतियां फैलती हैं, समाज में दुष्प्रचार होते हैं, युवा लोग बुरे व्यसनों की तरफ धकेले जाते हैं। तो इसके बारे में सरकार को भी विकल्प ढूंढने चाहिए और कोई न कोई इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जब भी कोई युवा अपने जीवन में कदम रखता है तो वो उसे कोई न कोई रोजगार अवश्य मिले। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार साहब, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। हम पहली टिप्पणी को लेकर के बारी बारी से हमारे गेस्टों के पास हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। भाटिया साहब, स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। लगता है मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। रोशनी, हम रोशनी जी के पास लौटना चाहेंगे। रोशनी जी, आप दिल्ली में रहते हैं और आज हिंदी दिवस है, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और दिल्ली जैसे महानगरों में जो हमारे शहरी बेरोजगार हैं, वहाँ क्या स्थिति है और अपने राज्य में बेरोजगारों की क्या स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के वहाँ की क्या स्थिति है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें रोशनी जी। नमस्कार सबको। सर, मैं ये बताऊंगी कि आज हिंदी दिवस है, उसके लिए मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी हिंदी है कहाँ, अब मैं ये बोलूंगी कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो है कहाँ पर। कोई फॉर्म भर लीजिए, कोई किताब का पेज खोल के देख लीजिए, सब कुछ तो इंग्लिश में होता है। और जो बच्चे आजकल हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, पूरे 1.5 साल से 1.25 साल होने को आ रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। बच्चे जितना पढ़ चुके थे वो भी भूल गए हैं, बच्चों को अब कुछ आ नहीं रहा। और रही इंग्लिश मीडियम की बात, हर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति अपने बच्चों को हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहता है। हिंदी मीडियम में तो कोई बच्चे को भेजना ही नहीं चाहता। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है वहां पर। क्या पढ़ाई कर लेंगे? उनको खिचड़ी खिला के या उनको मुरमुरे दिला के या चने दिला के भेज दिया जाता है कि आओ और इतना सा खाना लो और चले जाओ। मकसद तो कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाई का। जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और सारगर्भित विचारों के साथ अपनी बात रखी। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। बहरहाल मैं नेपाल की ओर जाना चाहूंगा। नेपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई मीना पेरियार जी। मीना पेरियार, अपने आप को म्यूट, अपनी आवाज को म्यूट करें आप जी। जैसा कि अभी हमारे 2 मेहमानों की प्रतिक्रिया आई हुई है, हरियाणा से और दूसरा दिल्ली से, आप उन्हें सुन पा रहे हैं, सुने हैं अभी आपने। और हम नेपाल राज्य में जो वहाँ पे जो बेरोजगार स्थिति है, पढ़े लिखे लोगों की स्थिति है, ग्रामीण लोगों की स्थिति है, इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दें। मीना जी, मीना जी, हमें सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, एकदम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपको जो ये मौका आपने दिया। हम जुड़ के आप लोगों की बातें सुन रहे हैं और हमारी कुछ प्रतिक्रिया देने का जो अवसर मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं ले लीजिए नेपाल की तरफ से। आज हमारे यहाँ नेशनल चाइल्ड डे था। हमने दिन भर उसको सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ बैठ के। ये आप लोगों को बताना चाहते हैं। विशेष करके अभी ये हिंदी दिवस की बात जो उठ रही है, हालांकि मैं नेपाल में रहती हूँ, लेकिन मेरा बर्थ इंडिया का ही है। मैं इंदौर में पैदा हुई हूँ, तो भारत से कुछ लगाव जरूर ही है। वैसे तो हम पड़ोसी देश कहते हैं भारत को, फिर भी मेरा बर्थ ही भारत में हुआ है, तो कुछ ज्यादा ही भारत से
जुड़े हुए हम लोगों के अभी आधे आधे फैमिली भी हमारे वहाँ रहते हैं, तो भारत से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा चीजें मायने रखती है हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में, देश के लिए भी। तो ये जो अभी रोशनी जी ने कहा कि हिंदी भाषा लोप हो रही है, ये एकदम सही बात की उन्होंने, कि आजकल इंग्लिश भाषा ज्यादा कामकाजी भाषा की तरह चल रही है, तो हमारी हिंदी भाषा लोप होती हुई दिख रही है। इसके लिए अब जो मानव अधिकार के सेक्टर में काम करते हैं, जो आप लोग जैसे पत्रकार लोग हैं, इसकी आवाज अगर नहीं उठाई जाएगी तो हमारे बच्चे हिंदी बोलना भूल जाएंगे, उन लोगों को फिर से पढ़ाना पड़ेगा। जी इसलिए जी इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। ये आवश्यकता महसूस करके आज आप लोगों ने ये छलफल रखा है, इसके लिए हम जी धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, और बहुत शुक्रिया। विशेष करके ये बेरोजगारी की बात जो आपने उठाई है, एकदम एकदम अहम बात उठाई है, बेरोजगारी की बात। अभी आपको मैं थोड़ा सा नमूना दिखाऊं कि नेपाल में अभी एक वो जंगल रेख देख करने वाला, जंगल का रखवाला करके 106 जने का वैकेंसी खुला हुआ है, तो वहाँ 62,000 ने अप्लाई किया है। 62,000, 106 वहां पर चाहिए, लेकिन 62,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो देखिए, बेरोजगारी जैसे भारत में है वैसे नेपाल में भी है। नेपाल में भी दिनानुदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ का सरकार जो यहाँ का प्राकृतिक रिसोर्स है, प्राकृतिक चीज है, उसके लिए कोई योजना नहीं बना पा रहा है। लेकिन देखिए, जैसे जड़ी बूटी है नेपाल में, बहुत महंगी महंगी जड़ी बूटी, उसका प्रशोधन नहीं कर पाता है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जैसे भारत में वैसे यहाँ पर भी बेरोजगारी एकदम ज्यादा है। जी जी, बहुत शुक्रिया मीना जी। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हम अगले और मेहमानों के पास हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ कृपाल सिंह साहब जुड़े हुए हैं अमेरिका से। कृपाल सिंह जी, जैसा कि अभी आपने 3 मेहमानों की बातों को सुना है, इस बाबत जैसे कि भाषा का जो संदर्भ है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे जो भारत की जो मातृभाषा है, हमारी मदर लैंग्वेज है, वो हिंदी है। तो इस पर भी हमारे लोगों को, जो सबसे ज्यादा अधिकांश रूप से भारत के उत्तर भारत के राज्यों में हिंदी को बोला जाता है, तो इस बाबत अपने विचार रखें कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, नमस्ते। You know, if we look at the languages in the old world, the language was Sanskrit and Arabic and these languages Latin etc. वो उनकी सब जो मिक्सचर है, उनसे गांव लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हुई। You know, like for example, on our side, you know what they call Prakriti Bhasha. Prakriti Bhasha became a Punjabi Bhasha, and out of Prakriti Bhasha we have a Hindi Bhasha, and that became more mixture of Sanskrit with that became actually वो संत भाषा थी, उसमें मोर मिक्सचर होकर संस्कृत की वो हिंदी भाषा क्रिएट कर दी गई, और जो आम लोगों की बोली थी वो उससे दूर कर दिया। ऐसे ही उर्दू डेवलपमेंट हुई, पर्शियन और पंजाबी मिक्स एंड हिंदी मिक्स करके। सो व्हाट हैपेंस इज कि लैंग्वेज इज द रीजनल लैंग्वेज जिहड़ी है, पंजाब दी पंजाबी, बंगाल दी बंगाली, मद्रास दी, तमिलनाडु जो महाराष्ट्र की मराठा। पर लोगों के मन में ये वहम पैदा करके, नहीं नहीं आप हिंदू हैं, आपकी बोली हिंदी है, आप सिख हैं, आपकी बोली पंजाबी है, गुरमुखी है, ये है कोई और धर्म है, उसकी बोली वो है, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। सो जो नेशनल लैंग्वेज थी उसकी डेवलपमेंट ना हो सकी, ना जो रीजनल लैंग्वेज उनकी डेवलपमेंट हो सकी। हम अंग्रेजों को कहते हैं कि वो बांटते और राज करते थे, पर एक्चुअली दिस इज आवर पॉलिसी, you know, to confuse people with each other. We do lot of divisions and here and there, and अंग्रेजों ने तो इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी because that was their language, and to rule all over India they created that as a national language, international language like that.
पर हमारे लिए हिंदी ठीक है, वो नेशनल लैंग्वेज क्रिएट कर दी, पर उसकी विरोधता वो साउथ वाले करते रहे कि भाई ये हमारे भाषा में से हमें दूर ले जाकर रही है। पंजाब से भी इसकी विरोधता हुई, पर लफ्ज जो हिंदुस्तान था एक्चुअली, which means the land of Hindus, that was used by Guru Nanak, as far as I know, when Babur invaded India and he says, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, इतनी मार पई कर लाने तैंकी दर्द ना आया. These are the words of Guru Nanak from Guru Granth Sahib. Before that, there was no word Hindustan, as far as I know. Because people living on the river Indus, beyond the river Indus, they were called Hindus. And because there was no word H in the Persian language, all that, but Hindus later on became Hindus, and from Hindus, Hindustan, and like that, change. So my point over here is, the reason is that our people, instead of educating our people, are more to create confusion for each other at provincial level, at state level, at religion level, and all that. So they take us away from unity by their method of कहीं जात पात से, कहीं लैंग्वेज को बड़े ब्रेक डाउन करके, कहीं किसी और से. हमारी जो भाषा है एक्चुअली वो संत भाषा है, जो जिसमें कबीर जी ने लिखा, गुरु नानक जी ने लिखा, वहाँ रविदास जी ने लिखा, नामदेव जी ने लिखा, जो भी जयदेव जी जो भी है, सब उन्होंने जो लैंग्वेज की वो वैसे लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल. For common people to take it away from the common people, they have introduced all kinds of adulteration in them by adding words which really are not spoken by the local people. So the interest in the local language becomes less and less, and people are looking for something which will connect them with the whole world than just locally, and it doesn't even connect nationally, because the people from South, they don't know much Hindi. Many people have visited with them. So we may have on paper something else, Hindi they say ये वो है, पर practical रूप में नहीं है ये. वही बात है कि कह दो सबको हिंदू, पर ये नहीं रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये हिंदुस्तान में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई हैं. They are not all Hindus. They have their different religions, but they are residents of Hindustan. And actually, the name of Hindustan is not even constitutional. That is, the name is Bharatvarsh, on the basis of Bharat. So all those confusions, they take us away from our unity. And that's why Hindi has not really attained a national status, because of the confusion created by our own politicians and leaders in one way or another, trying to contaminate people's mind instead of bringing them together, कि उनको जोड़ें साथ एक दूसरे के, उनमें प्रेम प्यार पैदा किया जाए और एक नेशन का रूप हासिल कर सके हम, एक दूसरे से भाईचारा क्रिएट करके. पर हम हमारा क्या है, एक दूसरे से तोड़ते हैं, तोरण मरोड़न में हमारा जोर लगा हुआ है कि वे इसे कैसे कमजोर कर दे. So that's my view of having this lack of success in making Hindi as a national language. जी, बहुत डॉक्टर साहब, आप यूएसए से हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को आपने अच्छी बातें कह दी है आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर. मैं हमारे साथ जुड़ी हुई जयंती खूटे हैं, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं. वो यूथ है, यंग है, और वो भी पढ़ लिख करके एक ऑफिस में जॉब करती हैं. मैं उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए उन्हें इनवाइट करता हूं. जयंती खुटे जी, आप स्क्रीन पे आए, हमें सुन पा रही हैं? हेलो. हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ एक्चुअली. अच्छा, तो आप स्क्रीन पे आए और हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे मेहमान हैं वो अपनी बातें को रखी है, नेपाल से, यूएसए से, बहुत जगह से. इस जो टॉपिक पर आपकी क्या सोच है, क्योंकि लाखों जो सतनामी कम्युनिटी के लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं, सिर्फ सतनामी नहीं, अदर कम्युनिटी के लोग भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हैं, और आज के इस विषय पर आपकी
प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि इसका समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि आज अगर हम आंकड़े को देखें तो 40% भारत में बेरोजगारी का दर है, और ये कोरोना काल पे तो और भी लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन चला। तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि इस बेरोजगारी कर समस्या पर आपकी प्रतिक्रिया। जयंती खुट्टे जी। थैंक यू जगदीश सर। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते करती हूँ। एंड एक्चुअली सर देखिए, हिंदी भाषा जो है वो सभी कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, और ये हिंदी जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली वो अनेकता में एकता का एक प्रतीक है, ऐसा मेरा मानना है कि सबकी ही एक पर्सनल लैंग्वेज होती है, बट हिंदी जो होती है वो सभी को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हिंदी दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। एवं हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा थी, है और वो रहेगी हमेशा। एंड इंग्लिश है वो हमको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हमको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए इंग्लिश आना चाहिए। बट हमारी जो कल्चर है वो हिंदी को बिलोंग करती है, तो हमें हिंदी को साथ में रखते हुए इंग्लिश का भी मतलब नॉलेज रखना चाहिए। तो हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एंड सर मैं मेन टॉपिक पे आऊंगी। बेरोजगारी जो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा ऐसा मुझे लगता है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। जिस तरह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। एंड अभी सर ड्यू टू कोरोना बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो आ नहीं पाए, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती गई है और भी बढ़ती जा रही है। एंड सर एक तो हमारे इंडिया का मुझे बहुत, वर्ल्ड का तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ किताबों तक है, मतलब किताबी ज्ञान ज्यादा दी जाती है। अगर हम थोड़ा सा अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारें और कुछ मतलब टेक्निकल चीजें, मतलब बच्चों को शुरू से ही हम टेक्निकल जिसमें उनको इंटरेस्ट है, अगर हम उनको उस फील्ड में अच्छे एजुकेट करते जाएं, तो सर हम अभी डिग्रियां बांटने की बजाय अगर हम टैलेंट दें, बच्चों को टैलेंट बेस पर कोर्स कराएं, टैलेंट बेस पर उनको आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है तब तक बेरोजगारी कम हो सकती है। जी सर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मेघरा जी हमारे हमारे साथ मेघराज जी भी आ गए हैं और जसबीर भाटिया साहब भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। उससे पहले मैं मेघराज जी हमारे चैनल के संपादक हैं, मैं मेघराज जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मेघराज जी, आज के इस टॉपिक पर, हिंदी दिवस पर और बेरोजगारी पर अपनी प्रतिक्रिया दें। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सबका धन्यवाद। और मैं इसका संपादक नहीं, संपादक आप सभी हो, और इसके जो डॉक्टर कृपाल सिंह जी रीढ़ की हड्डी है, इसके भाई और ये आप सभी के सहयोग से चल रहा है, ये हमारा अकेले का नहीं है। मतलब आप इसको अपना खुद का समझे तो तभी चलेगा। अगर मेरा अकेला का बनाकर रखे तो मैं कल को फोन कर दूंगा, इसको अच्छा नहीं है मेरे, तो आप इसको अपना माने तभी चलता रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि बेरोजगारी ने, जैसे जयंती जी ने बताया कि इसमें बढ़ती पॉपुलेशन है, इसकी वजह से बढ़ी है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड के अंदर जो है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आज के लिए जी डेट में है ना, झूठ और बेईमानी ज्यादा फैल गई है। जिन लोगों के पास में करोड़ों करोड़ रुपए, आज वो अरबों खरबोपति बन गए हैं, और वो बिलियंस जो डॉलर वाले हैं, वो बिलियंस, जो पहले बिलियंस थे पति, वो आजकल के वो ट्रिलियन पे चले गए हैं। तो उनकी जो शैतानों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, ना कि इंसानों की वजह से बढ़ी है। इंसान तो मतलब मर भी तो रहे हैं ना, तो अगर जिंदगी रोटी खाने में इसको क्या दिक्कत आ रही है? तो जो शैतान लोग अगर बेईमानी और उसमें छोड़ देंगे ना, तो रोजगारी बस फिर जुगत हो जाएगा सारा सिस्टम।
तो शैतानों की वजह से, जो शैतानों ने बेईमानी और ठगी करनी स्टार्ट की है, उनकी वजह से बढ़ी। आज जो 2 रुपए की चीज है वो 20 में मिल रही है, और जो 20 की वो 1000 रुपए में मिल रही है। बहुत सारा तो ये जो ठग बैठे हैं चारों तरफ, इनकी वजह से बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से मेघराज जी का कनेक्शन, जी मेघराज जी अपने आप को इम्यूट करें, अपने आप को इम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो मेघराज जी। मतलब जब तक शैतानों के हाथ में पावर रहेगी ना, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। शैतानों के हाथ से पावर छीन करके गरीबों मजलूमों के हाथ में देनी पड़ेगी, और हम सब लेकर के तभी इसमें बेरोजगारी, तो हम वर्ल्ड, हम इंडिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, इतनी ताकत हम रखते हैं। तो थैंक यू। और ये शैतानों की वजह से बढ़ी है बेरोजगारी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आप अपने समझ के अनुसार में आपने प्रतिक्रिया दी है। मैं फिर से अमेरिका की ओर जाना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भाटिया साहब अपने आप को म्यूट करें। और आज के इस टॉपिक पर एक तो हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदी पे टॉक कर रहे हैं, और दूसरा ये कि भारत में जो दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इस पर हमारा टॉपिक है, जिसमें लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाटिया साहब स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। हिंदी दिवस है तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो दिन मना रहे हैं हम लोग। इससे ज्यादा और क्या कहूँगा। जी सर, जी। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, बच्ची ने बात की है, जयंती बेटिया ने, रोशनी बहन ने बात की है। बढ़ती आबादी बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो लोगों के लिए सेवाएं भी ज्यादा बढ़ती हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे, उनको उनकी सेवा के लिए, उनके काम के लिए, उनके साथ साथ जॉब्स भी बढ़ती हैं, कार्य भी बढ़ते हैं, व्यवसाय भी बढ़ते हैं। लेकिन जैसे मेघराज सिंह ने कहा अभी, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं क्या कहूँगा भाई, समानता होनी चाहिए। जब बहुत बड़े पूंजीपति बन जाते हैं तो वो बहुत सारा जो व्यवसाय अपने हाथों में कंट्रोल कर लेते हैं, और लोगों को फिर बस कुछ हद तक मजदूरी ही मिलती है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में सदियों से ये बात जो है, सरकारी नौकरी के ऊपर लोगों का इतना ध्यान रहता है कि मुझे कुछ सरकारी नौकरी मिल जाए बस। लोग समझते हैं बस सरकारी नौकरी मिल गई, मेरे जीवन भर के लिए मेरी पेंशन बन गई, काम करूं ना करूं वो अलग बात है। ये बदलना होगा। जितने भी बाहर के देश हैं, जैसे अमेरिका है या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, वहां पर हमको इंग्लिश में यहाँ मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं। मॉम एंड पॉप स्टोर्स क्या है कि माता पिता का अपना स्टोर, छोटे छोटे स्टोर। भाव ये है कि छोटे छोटे बिजनेस जो है वो समाज की सेवा के लिए बनते हैं, और ज्यादातर जो रोजगारी है इस मुल्कों में इन्हीं छोटे छोटे व्यवसायों में बनती है। तो ये हमको अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी, हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। हम दूसरों पे डिपेंड ना करें, उन पे हम ये ना कहें कि वो हमको कोई जॉब देगा, वो दूसरा आदमी हमको नौकरी देगा। हमें ये सोचना है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हम जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज में, उस समाज की सेवा के लिए को काम ढूंढ सकता हूँ। उसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो शिक्षा भी होनी चाहिए, दूसरा है कि व्यावसायिक ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे अभी शोकी ने कहा था पहले कि जो हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसका भी प्रधान होना चाहिए, उसका पूरी जोर देना चाहिए उसके ऊपर, ताकि लोगों को अपने हाथों से काम करने में शर्म ना आए, अपने हाथों से काम करने में उनको खुशी मिले और वो सोचे हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक छोटी सी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उस दिन मैंने एक देखा, ये हमारे ही नेबरहुड में एक गाड़ी जा रही थी, उसको बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, मधुमक्खी को निकालने की सेवा। आप सोचें कि किसी घर में अगर कोई मधुमक्खी का कोई छाता लग गया है और वो अपने आप उतार नहीं सकता, तो किसी ने उसका बिजनेस बना दिया।
उसका व्यवसाय ही बना लिया। ये नहीं कहता हूँ आप भी ऐसा करें, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग अपनी सोच से कोई ना कोई ऐसा छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं जिससे समाज में उसकी जरूरत होती है। तो बिजनेस यही है, और कोई बात नहीं। कोई बड़े बड़े फैक्ट्रियां ही खाली बिजनेस नहीं होते। समाज की सेवा के लिए जितने भी काम होते हैं वो सभी व्यवसाय बन जाते हैं। तो यही बात कहूंगा कि एक तो शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, सब लोगों को शिक्षा मिलने की प्रणालियों, शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सभी लोगों के लिए। ये जो आरक्षण का है, मुझे इतने परसेंटेज आप दो, बाकी क्या करेंगे जो जिनको नहीं मिलेगी। शिक्षा के ऊपर इस देश में कमी है, उसके ऊपर जरूरत है कि और ज्यादा ध्यान दिया जाए सबके लिए। तो ये जो जातिवाद का जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए, और इसी तरह से लोग अपने आप निर्भर हो पाएंगे। स्वयं निर्भरता होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंस होनी चाहिए। तो मैं जो कहता हूँ इतना आसान नहीं है, मैंने ये नहीं कहता कि कल ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक इसकी ओर हम पूरा ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म में तभी फायदा होगा। यही मेरा ख्याल है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी, I like to add about बेरोजगारी. I didn't get to talk about that. You know, हमारे देश में, वैसे तो मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, फिर भी मेरे रूट्स तो भारत में ही है। भारत में जो है ना फिलॉसफी, उस फिलॉसफी के कारण हमारी जो वेज स्ट्रक्चर है ना वो ठीक नहीं है। उसका कारण वेज स्ट्रक्चर का ये है कि आप कहते थे हैं हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, पर हमारी जो प्रैक्टिस है वो नहीं है सत्यमेव जयते। देखो, हमारी क्रिएशन है कि भाई दुनिया के शुरू होने के एक ये भी है, दुनिया के शुरू होने से परमात्मा ने एक बड़ा रूप धारण किया। उसके दिमाग से वो ब्राह्मण पैदा हुए, और ब्राह्मण की रक्षा के लिए उसके वॉरियर्स पैदा हुए उसकी आर्म से, और उनके फीड करने के लिए पेट से वैश्य पैदा हुए, और उनका सेवा करने के लिए शूद्र पैदा हुए। ये जो विचारधारा है, दिस इज नॉट गुड। तो वो सब कंट्रोल वहां हो गया ब्राह्मण के हाथ में, और बाकी जो सब सर्विएंट हो गए, उसके स्लेव हो गए, उसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया था। सो जो गरीब आदमी है उसकी तो पूछता सी कोई नहीं। सो दिस इज मेल डिस्ट्रीब्यूशन फिलोसॉफिकल फ्लॉ थी। सेकंड थिंग इज चाणक्य, द थ्योरी वाज कि भाई जो बड़ी फिश है ना उसके लिए ये वाजिब है छोटी फिश को खा लेना। छोटी फिश के सहारे ही बड़ी फिश पड़ रही है। सो क्या है कि वो गरीब मार हो जाती है। इसमें भी जो छोटियों जातों के लोग बना दिए गए हैं उनको फेयर वेज नहीं दी जाती, उनको लुट खसुट करके सब कुछ पैसे इकट्ठे करके दैट गोस टू व्हाट दे कॉल स्वर्ण जातियां, एंड स्वर्ण जातियां में ब्राह्मण को। सो जे आप देखो मंदिरों की जो वैल्यू है, गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो भी है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, पर जो गरीब है वो भूखे मर रहे हैं। वही जो सामान वहां इकट्ठा हुआ है उन मंदिरों में, या कोई ऐसे ही मंदिरों, गुरुद्वारों, या जो भी मस्जिदों जिसमें भी ये चीजें इकट्ठी हुई हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है, वो होर्डिंग टेंडेंसी है, जैसे अडानी अंबानी की हम बात करते हैं। बजाय उसकी इन्वेस्टमेंट लोगों की अपलिफ्ट में लगाई जाए, उसको लोगों से दूर करके उन पर बेईमानी से उनको ख्वार किया जा रहा है। सो दैट्स द फिलॉसफी बिहाइंड साडी बेरोजगारी दे। जिन्ना चਿਰ वो ਅਸੀਂ रिकॉग्नाइज नहीं करते ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ, it's not possible. Education is denied or given inferior quality to the lower caste, although they are the major part. Why? Because the control is in the hands of the upper caste. They only want to use वो करते हैं जो उनको भला हो, उनकी जो कहते रहो सत्यमेव जयते। कहाँ है ये सत्यमेव जयते के प्रिंसिपल? कहाँ है ये सत्यम शिवम सुंदरम की बातें यहाँ में? कहाँ है? ये सिर्फ बातों में ही है।
हम कहते हैं कि कितना हमें नॉन वायलेंस चाहिए, तो इससे बड़ा वायलेंस क्या होगा? तो आप जियोंदे जागते गरीब बंदे को मार रहे हैं छुरी, आपकी जो छुरी है बजाय वो नाइफ के तौर पे वो फिलॉसफी की छुरी से आप उनको नीचा दिखा रहे हैं। ये वो नहीं चल की आपकी फिलॉसफी, तो उनको आप शस्त्रों से डांगों से उनको दबा के रखते हैं। सो ये हमारी फिलॉसफी हमें बेरोजगार है, ये हमें आगाह उठने नहीं देता। दिस इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। आई लाइक टू हियर अदर पीपल्स व्यूज हियर। डॉक्टर साहब, हम आपके पास संक्षिप्त प्रतिक्रिया के लिए फिर से लौटेंगे। हमारे साथ रोशनी जी है, मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम मुश्किल से 10 से 15 मिनट बचा हुआ है। तो मैं शॉर्टकट में और कम शब्दों में सारगर्भित प्रतिक्रिया के रूप में बारी बारी से लौटना चाहूंगा। रोशनी जी, जैसन से भारत के अंदर में जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए तो रिजर्वेशन है, लेकिन जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी हुई है, चाहे उसमें SC ST OBC का लोग हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जिस ढंग से भाटिया साहब बार बार ये कहते हैं कि सभी को बराबर का दर्जा पढ़ाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे खेती किसानी पर हो, और ये एजुकेशन जो सिस्टम है, जो शिक्षित बनने के बाद में अपने लाइफ को कैसे जीना है, किस दिशा में जाना है और कैसे आत्मनिर्भर बनना है, एक शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा इंसान सोच सकता है। इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया ये जानना चाहते हैं कि हम सरकार के भरोसे ही ना बैठे रहें, हम छोटी छोटी चीजों के माध्यम से काम करके हम अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बेटियों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस संदर्भ में जैसे कि अब दिल्ली में हम देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ऑफिसों में और बिजनेस की जो सुपर मार्केट का माल है, वहां पे आप बेटियों को आप काम करते देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि भारत के बहुसंख्यक समाज, क्योंकि सरकार के भरोसे रहना तो ठीक नहीं है, तो इस संबंध में हम आपकी लास्ट प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि हम भारत के बेरोजगार को, पढ़े लिखे लोगों को किस दिशा में ले जा सकते हैं और उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जी, मैं ये बताना चाहूंगी सर कि पढ़े लिखे बच्चे सिर्फ इस भरोसे पे न बैठे कि हमें गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी और हम उसी में जाएंगे। अपना छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, अपनी शॉप खोलें, अपने कंप्यूटर सेंटर खोलें, बच्चों को पढ़ाएं। और सर एक मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हिंदी के भरोसे पे न बैठे। हिंदी अब कहीं बची नहीं है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कामयाब नहीं है, क्योंकि हर चीज के ऊपर इंग्लिश में छपा होता है, हर दवाई पे इंग्लिश में छपा होता है, हर सिलेंडर पर्ची पे इंग्लिश होती है। इसलिए जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो ये ना सोचें कि कोई भी काम छोटा है, रिजर्वेशन के भरोसे पे ना रहें, अपनी काबिलियत पे अपने आप को स्टैंड करें। चाहे उनका छोटा काम हो, चाहे बिल्कुल छोटे से छोटा हो, उसको छोटा ना समझें, क्योंकि वो उनके रोजगार का साधन, उनके परिवार को पालने का साधन बन सकता है। इसलिए वो इस भरोसे पे ना रहें कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तो ठीक है, मुझे रिजर्वेशन मिलेगा तो ठीक है। मगर हम उस कास्ट से आते हैं कि हमारे बच्चों को कभी मिली ही नहीं है ये सुविधा रिजर्वेशन की, कभी भी नहीं मिली, क्योंकि हमारे पति की गवर्नमेंट जॉब थी तो हमारे बच्चों को कभी नहीं मिला कुछ भी। इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि गवर्नमेंट के भरोसे ना रहें। जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं अपना बिजनेस करें, अपना कोई भी काम करके, अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करें और अपने आप को सुरक्षित करें। जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने हमारे युवा बेरोजगारों को बहुत अच्छा संदेश दिया है। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी तो बात देखो, इसमें हमने एक प्लान किया है, जो भारत से बेरोजगारी खत्म करेगा। सबसे ज्यादा जब पैसा खर्च होता है इंसान का हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर लगता है ज्यादा पैसा। तो इसको आने वाले वक्त तो हमने प्लान किया, हमने 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे साथ में, तो 100 रुपए लेंगे हम 1 करोड़ लोगों से, उसका 100 करोड़ बन जाएगा सीधा। तो 100 करोड़ से हम जो प्लान है हमारा ये है कि 25 करोड़ में हम 2 विश्वविद्यालय बढ़ाएंगे बड़े बड़े, यहाँ पर फ्री एजुकेशन होगा। और सबसे पहले बोर्ड लगा होगा बाहर उसमें कि जो भी यहाँ पर जात पात का नाम लेगा
उससे 10 गुना ज्यादा फीस हासिल की जाएगी। ऐसे ही हॉस्पिटल बनाएंगे, और हॉस्पिटल भी ऐसे बनाएंगे जो जहाँ पर 25 करोड़ रुपए बनाएंगे, जहाँ पर फ्री मतलब हेल्थ का इलाज होगा। तो ये जो दो चीजें हैं, और इसमें तो तकरीबन 20 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ रुपए का हम रोजगार देंगे लोगों को उसमें। तो तकरीबन हम ये 70-80 करोड़ रुपया है ना भारत के, उसमें लगाएंगे। तो एक साल के अंदर अंदर हम पूरे इसको कवर कर सकते हैं और पूरे सिस्टम को जड़ से हिला सकते हैं। इसमें बेरोजगारी क्या, दूसरे देश भी उससे शिक्षा लेंगे कि कैसे उन्होंने बेरोजगारी खत्म की है। तो ऐसा सिस्टम लागू करें। सिर्फ 1 करोड़ लोग चाहिए हमें, 100 रुपए देने वाले सिर्फ एक महीने में। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसमें पूरे सिस्टम को 1 साल के अंदर ना बदल कर रख दिया ना, तो गुरुओं की कृपा से पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं इस सिस्टम से। तो हम उम्मीद के साथ नहीं कर सकता कि 1 करोड़ लोग हमें जरूर साथ देंगे इसमें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघरा जी। मीना पेरियार जी नेपाल से हैं। नेपाल में बहुत बेरोजगारी की संख्या को आपने आंकड़ा में बताया है कि अभी 100 वैकेंसी को लेकर के वहां 65,000 लोगों ने अप्लाई किया। वैसे ही स्थिति भारत में भी है। मीना जी अपने आप को म्यूट करें अपनी लास्ट प्रतिक्रिया देने के लिए। मीना जी स्क्रीन पे आए। मीना जी, जैसा कि अभी सभी मेहमानों ने अपनी बातें रखी है और हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, आज के इस विषय को सारांश की ओर जा रहे हैं। तो जिस ढंग से नेपाल जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पे आपने एक उदाहरण बताई थी कि 100 पोस्ट के लिए वहां पे 65,000, तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी 100-200 के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो भारत की इस या नेपाल की बेरोजगारी को जो शिक्षित बेरोजगार के लोग हैं, उनको अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या मैसेज देंगे? मीना पेरियार जी नेपाल से। जैसे ये बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार बनाने के लिए सबसे पहले तो सरकार का ही पहल होना जरूरी है। सरकार ही विशेष करके नेपाल में अभी कुछ कृषि में, कुछ उद्योग, लघु उद्यम में नेपाल कुछ अग्रसर हुआ है। तो ऐसा कार्यक्रम का प्लान अगर सरकार करता है तो बेरोजगारी कमी होगी। और नेपाल की लिए तो बहुत सारा यहाँ पर रिसोर्स है, प्राकृतिक रिसोर्स, जैसे जड़ी बूटियां है, यहाँ पर बहुत सारे जमीन है जो खाली पड़े हुए हैं। तो उसको अगर सरकार लीज में लेकर अथवा उसको किस्ताबंदी करके लोगों को रोजगार दिला सकती है, तो वो प्लानिंग बनाने के लिए सरकार ही जिम्मेवार है। सबसे पहले तो सरकार के पास ही योजना होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं लोगों को क्या कहती हूँ, जो विदेश में जाके बहुत सारे चीज सीख के आते हैं, नई तकनीकी सीख के आते हैं, तो उसको अपने देश में वो तकनीकी अगर प्रयोग करे, जैसे अभी ये हम आपको ये ब्लॉक ईट का जो ब्लॉक बनाते हैं, सीमेंट का जो ब्लॉक बनाते हैं, ये बहुत मजबूत भी और वो छोटे अमाउंट में बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी तकनीकी है जो बाहर के देशों ने उसका प्रयोग करके आगे बढ़े हुए हैं। तो वो तकनीकी जो बाहर से सीख के आते हैं, तो उसको नेपाल में प्रयोग करे और सरकार उसको प्रायोरिटी दे, उसको सपोर्ट करे। तो अगर ऐसा करते हैं तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ और कहना चाह रही हैं, बताएं मीना जी। बहरहाल उनसे डिस्कनेक्शन हो गया है। मैं जयंती खुटे के पास जाना चाहूंगा। जयंती खुटे, आप रायपुर में हैं और ऑफिस में आप मेरे ख्याल से प्राइवेट जॉब करती हैं। तो जिस ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार बेटे और बेटियां हैं, उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? वो अपने आप को आत्मनिर्भर की दिशा में कैसे हैं? क्योंकि हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, ये एसटी के लोग आते हैं, के लोग आते हैं, उनका एक लिमिट रिजर्वेशन है। तो मान लीजिए अगर हम 100 लोगों में से 12 लोगों को नौकरी मिलेगी, तो बाकी 78 लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे और क्या करेंगे? तो ऐसे जो बेरोजगार, जो पढ़ लिख करके खाली बैठे हुए हैं, चाहे वो बेटियां हो बेटे हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि मैं जॉब करने या जॉब
के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करती कि जॉब के पीछे जाया जाए। एक्चुअली मैं जॉब करने वाली नहीं, मैं जॉब क्रिएटर बनने वाली हूँ। एक्चुअली शायद हाँ, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैं जॉब करती हूँ। मैंने आपको बताया था, बट वो शायद कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। एक्चुअली मेरा खुद का बिजनेस सेटअप है, और मैं 40-50 लोगों को रोजगार देती हूँ। एक्चुअली मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरे अंडर में 40-50 लोग काम करते हैं। तो मतलब ये कहना चाहूंगी कि कभी भी जॉब के लिए आप किसी दूसरे के डिपेंडेंट ना रहें। एंड रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन ठीक है, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया होगा वो उस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। बट मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने आप को, अब आप मतलब अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने टैलेंट को इतना दिखाइए, आपके टैलेंट के बेस पे आपको नौकरी दी जाए, ना कि आपके रिजर्वेशन बेस पे। तो आप अपने आप को इतना टैलेंटेड बनाइए कि आपको आपके टैलेंट के बेस पे जॉब मिले। तो आई थिंक इससे बेरोजगारी तो कम होगी। सबसे पहले तो अपना टैलेंट निखारने की जरूरत है। जी थैंक यू। ओवर टू जी, यू बहुत सर। अच्छा जयंती खुटे जी, आपने हमारे युवा लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया है, और आप उसी जी दिशा में बढ़ रही हैं। तो आप एक प्रेरणा है हमारे यूथ लोगों के लिए। और हाँ। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ करके आपने मैसेज भी दिया। हम आपको हम्म। कई प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, और आप जुड़ करके हमारे यूथ लोगों को एक नया मैसेज दिया। बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। मैं लास्ट कमेंट की ओर बढ़ना चाहूंगा। भाटिया साहब की बेटी भी वहां पे हमारे इस मोटिवेशन प्रोग्राम में आना चाह रही है, हरवीर कौर जी, और वो हमारे यूथ जनरेशन के बेटियों को भी मार्गदर्शन के लिए वो तैयार हैं। तो मैं जयंती जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे लाखों सतनामी बेटियां हैं, जिनको आप जैसे जो जॉब कर रही हैं, ऐसे सेक्टर में जाने के लिए, उनको मोटिवेशनल प्रोग्राम करने के लिए हम संडे को या मंडे को आधे घंटे का 1 घंटे का वो उनसे समय लेकर के हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करना चाह रहे हैं एजुकेशन को लेकर, और ऐसे ही छोटे छोटे काम धंधे करने के लिए। तो हम इस पर बाद में भी डिस्कस करेंगे। मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, जैसा कि जयंती हमारी सतनामी बेटी और काफी टैलेंट है, और एक अच्छा काम कर रही है रायपुर में, हम उनसे काफी इंस्पायर हैं। इस संबंध में हमारे यूथ जनरेशन को, जो हमारे लिसनर को, हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या इस दिशा में हमारे लोग आगे बढ़े और कैसे आत्मनिर्भर हो सके? भाटिया साहब जी, सबसे पहले तो जयंती बिटिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सो मच। और उन्होंने नॉट ओनली सिर्फ अपने आप के लिए व्यवसाय पैदा किया है और दूसरों को भी नौकरी दी है। देखिए, पहली बात तो ये है जयंती बेटा, अगर आप अपने व्यवसाय के साथ साथ इंटीरियर डिजाइन ट्रेनिंग सेंटर भी खोलें, दूसरी बेटियों को भी सिखाएं कि ये जो आपका जो बिजनेस है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन में सिर्फ आप 2-4 या 50-100 घरों को या 1000 घरों को की सेवा कर सकती हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये तो शहर शहर में, गांव गांव में यूज किया जा सकता है। तो आप सिर्फ 10 लोगों को ही नौकरी ना दें, 10 लोगों को पढ़ाएं कि वो इंटीरियर डिजाइन कैसे कर सकती हैं, और वो भी जाके फिर अपना बिजनेस खोल सकें दूसरी जगह। तो यही बात कहना चाहता हूं मैं इसको आगे लेकर के कि एजुकेशन खुद ही एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। स्कूलों में नहीं होती, जैसे हमारी बेटियां कहते हैं आप, मैं समझता हूं कि जो नौकरी भी करते हैं, जिनके पास जॉब भी है, वो भी क्या काम, दिन में कितने घंटे काम करते होंगे? 7-8 घंटे। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें आपको 6-8-10 घंटे अपने लिए चाहिए, 10-12 घंटे अपने लिए चाहिए। फिर भी आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप उन 4 घंटों में 2 घंटे भी एक अपना छोटा सा स्कूल खोल लें,
अपने जो नेबरहुड के अपने समाज के अंदर बच्चे हैं, दूसरे बच्चे जिनको पढ़ने की मौका नहीं मिल रहा है या उनको ट्यूटरिंग की जरूरत है, आप उनको शिक्षा के लिए हेल्प कर सकते हैं, उनकी ट्यूटरिंग कर सकते हैं ताकि वो स्कूल में अच्छा काम कर सके। अगर उनको ये अवसर नहीं मिला है स्कूल जाने का, तो आप उनको शिक्षित कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास शिक्षा है उस तक तो कर ही सकते हैं आप। हाँ जी। ठीक है ना। अगर किसी 10 क्लास से आपने कितना पढ़ा है, आप बताइए मुझे, अगर इफ यू डोंट माइंड। एजुकेशन आपकी मैट्रिक बीए कितना क्या किया? सर मुझसे पूछिए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर मैं वैसे ग्रेजुएट हूँ बीएससी। जी। मैंने CBZ से ग्रेजुएशन किया है। देन फिर मैंने मास्टर प्रोग्रामिंग की है 2D एंड 3D एनिमेशन में। देन फिर मैंने डेकोरेशन का डिप्लोमा लिया है। देन फिर मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, आपके पास इतनी एजुकेशन लेवल है, आप कितनों को और बढ़ा सकती हैं। आप उससे पहले फीस भी ले सकती हैं, ऐसी बात नहीं। निःशुल्क ना पढ़ाएं, फ्री ना पढ़ाएं, ये समाज की सेवा भी तो आप करें। और कौन करेगा? सरकार तो आप समाज सेवा नहीं करेगी, कौन आके आपकी सेवा करेगा समाज की? यही जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि भाई हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे समाज में कुछ कमियां हैं या उनको ये अवसर नहीं मिलते, तो हर एक नागरिक का फर्ज बनता है तो कुछ ना कुछ वो समाज की सेवा के लिए अपना दान दे। ये है हिंदी सिख धर्म में इसे कहते हैं कार सेवा। कार का मतलब है हाथ से किया काम। कोई भी काम, तो दूसरे को आप शिक्षित करते हैं या किसी को आप पढ़ाई में हेल्प करते हैं, ये भी कार सेवा है। तो आप चाहे फीस भी चार्ज करें, इतनी चार्ज करें कि वो लोग दे सकें, तो आप किस तरह से आप शिक्षा को हेल्प करेंगी? और आपके साथ जो 10 बच्चे 20 बच्चे आपसे सीखेंगे, उनको ये उनके साथ एक शर्त होनी चाहिए कि आपको आगे भी 10 लोगों को और शिक्षा देनी, तो आप 10 को 100 बन जाएंगे। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल एग्री आपकी। और एक्चुअली सर मैंने शुरुआत तो की थी, मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रही थी। जैसे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, देन फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट रन करना स्टार्ट किया। बट सर ये जो एनिमेशन एंड डिजाइनिंग का कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एंड थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते हैं। तो 2 साल मैंने वो इंस्टीट्यूट रन करने के बाद उसको बंद किया क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। वो क्योंकि और जी हाँ, एक्चुअली मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आप जो एनिमेशन का काम है वो जरा उसके लिए और ज्यादा शिक्षा चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक एजुकेशन दे, जो उनको अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उनको कोई बेसिक शिक्षा दे और फिर बाद में वो आगे चल सकती हैं अपने बलबूते पे। इस लेवल तक शिक्षा दें ताकि वो उसको समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें और उनके लेवल की शिक्षा हो। ये बात कहना चाहिए। आप समझदार हैं। जैसे भी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर समाज में सेवा की जरूरत है तो दूसरों को पढ़ा के किसी भी लेवल तक, चाहे 8वीं जमात तक आप उनको हेल्प कर दें, 10वीं जमात तक उनको हेल्प करें, या कोई खास हाँ जी हाँ कहें। सॉरी, मेरा लॉन्ग टर्म मतलब मेरी जो थिंकिंग है, मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसी लड़कियों का, ऐसे लड़कों का स्वागत करना चाहती हूँ, मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग आकर। एक्चुअली मैं उनको टेक्निकली, मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड है, सपोज जैसे कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन करती हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हमको जरूरत पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया एंड पेंटर हो गया। पेंटर में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आके सिर्फ वो रंग रोगन करें, सिर्फ पेंटिंग में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत हाई क्लास पेंटिंग्स होती है, डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ वो लोग आए, सीखें एंड हमारे साथ मिल के काम करें। तो इससे क्या है, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनका टैलेंट भी खुल के सामने आएगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। जो लोग खुद से आके मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं उन सबको मतलब अलग अलग में डिवीजन में उनको मैं टेक्निकली मतलब
ट्रेनिंग भी देने को तैयार हूँ। और उस फील्ड में वो फिर मतलब सर मेरा ये सोचना है कि आप जो भी काम करें, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप जो भी काम करें उसमें और नंबर 1 पे जाए। मतलब आपको उस चीज का एकदम A to Z नॉलेज होना चाहिए और आप उसमें एकदम ब्रिलियंट बने उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे। जी जी ठीक है, ठीक है। आपका वो जो टैलेंट है वो लाइफ टाइम काम आएगा। जी बिल्कुल ठीक, बहुत खुशी की बात है आपको। हाँ, वो आपको हार्दिक बधाई, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके जयंती जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज एक्सक्यूज मी। जो डॉक्टर साहब ने बात कही अभी ना पहले, जो हमारे धार्मिक संस्थानों में इतना धन है आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपके पास आंकड़े नहीं इतने होंगे जितना उनके पास धन दबा के रखा हुआ है। देखिए बाहर की मिट्टी, हम जो है मिट्टी उसको कितना यूज कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बन सकते हैं, मिट्टी की सीमेंट बनता है, उसकी ईंटें बनती हैं, मकान बनते हैं। जो सोना जमीन में दबा दबा के रखा हुआ है वो मिट्टी और उसमें क्या फर्क है बताइए? उस सोने और मिट्टी में क्या फर्क है जिसका कोई फायदा नहीं उठाएगा? तो डॉक्टर साहब ने जो बात करी थी पहले, इतना धन है हिंदुस्तान के पास, इन धार्मिक स्थानों में हम जा के दे आते हैं, करोड़ों रुपए का इन लोगों के इन मूर्तियों के ऊपर हार चढ़े हुए हैं, हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, देवी देवताओं का आपका धर्म है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो धन जो इस्तेमाल किया गया वो धन है, जो इस्तेमाल नहीं किया वो उसको वो और मिट्टी के बराबर है। तो उसके लिए शिक्षा के लिए यूज किया जाए, उसके लिए लोगों की शिक्षा सबसे बड़ी बात है। शिक्षा होंगे लोग अपने आप अपना जीवन सुधारेंगे। जी बस इतनी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब और जयंती खूंटी जी। लास्ट कमेंट के लिए मैं यूएसए से ही डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, अभी आपने बहुत अच्छी डिस्कस को आपने सुना और जयंती खूंटे काफी प्रयास के बाद हमारे चैनल में आई है। जो भी देख सुन रहे होंगे उनको जरूर लाभ मुझे मिलेगा, मुझे लगता है उनसे लोग एक अच्छा मैसेज लेंगे। मैं लास्ट कमेंट आज के इस प्रोग्राम को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। डॉक्टर कृपाल सिंह जी। Thank you, ji. First, I like to commend you, Janti, for your hard work and accomplishments. I think you are a wonderful example for a lot of our young people. Thank you, sir. And you're welcome. Our you know, जो हमारा फ्यूचर है वो तो प्राइवेट एंटरप्राइज में है, गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट तो हमेशा सेल्फिश लोगों की है, वो तो अपना ही पेट पूजा करने में है, उनका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ ताल्लुक उधर ही है जब उनको वोटों की जरूरत है। फंड एक्चुअली सर गवर्नमेंट जॉब में बोली लगती है, जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसी के झोली में जाएगा। yes. तो सर यहाँ पे मैं इसलिए ये सब मतलब इससे बिलीव नहीं करती हूँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे। तो मैं बिल्कुल ना खुद भागती हूँ, ना मैं अपने जितने भी मेरे नोन पर्सन है उनको भी नहीं बोलती कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागिए। और जो पैसे आप वहां पे लगाएंगे उस पैसे से आप अपना बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, और उससे सिर्फ आपका घर नहीं चलेगा, आपके साथ साथ और भी 10 लोगों का घर चलेगा। तो आप अपने आप को ऐसे ये तैयार कीजिए कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए और आपके साथ जो सब लोगों का भला हो, ऐसे राइट। ये जो आपकी फिलॉसफी है ना, दैट्स वंडरफुल। इसी में हमारे सिख मजहब में इसको कहते हैं नाम जपना, वाहिगुरु, यू नो, गॉड, बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल योर टैलेंट्स, किरत करना, बी सेल्फ एम्प्लॉयड, and band chakna and share it your skills with the others so that all of us can have sarvada pala, everyone's welfare. It's the same philosophy what you have described, which we read in our so my comment is that you're doing wonderful, you're a great example for many people. So sada chira pala wo private enterprise cha na ke government wal hath hidden de lord de li, we don't need that. थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देना चाहेंगे और हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल से आप जुड़े रहें और हम आने वाले समय में फिर से नए कोई सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का, जयंती खूंटे जी का,
रोशनी मेघवाल जी का दिल्ली से और मेघराज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कृपाल सिंह जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं आज जी, कृपाल सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही मैं कहना है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और वी हैव टू ब्यूटीफुल लेडीज जिन्होंने कि पढ़ कीता अपने विचार दसे ने एंड दिस इज व्हाट वी नीड। साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ more than half of our population is ladies। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। They're not doing anything। जहाँ गवर्नमेंट दफ्तर जे बैठ के चाह पी जाते ने, they don't do anything, they are not progressive। so ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूंगा और सबका धन्यवाद करना चाहूंगा दोबारा, और आप आने वाले समय में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और हमारी बहनों को, बच्चियों को आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो सभी इस तरह से इंस्पायर होंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम अपने नौजवान पीढ़ी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, हमारी जो हमने जिंदगी में सीखा है हम उनको दे सकें कुछ, तो बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जयंती कुटे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने फ्रेंड सर्किल के लोगों को हमारे साथ जोड़े, और हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम अपने वॉइस ऑफ मनोता चैनल के माध्यम से शुरू करना चाहेंगे नेक्स्ट वीक से। इस पर हम मेघराज जी से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।